हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर पर, जिसमें लाइफ प्रोसेस पहला जो हमारा चैप्टर है वो लाइफ प्रोसेस है। इसके अंतर्गत हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो जब हम ब्लड के बारे में देखते हैं तो ब्लड जो होता है, तो ब्लड मतलब एक तरह से कहा जाए कि ब्लड जो है हमारे शरीर में जो पोषक पदार्थ होते हैं, जल होते हैं, या जो भी मतलब जितने भी अणु होते हैं या जितने भी खनिज पदार्थ या प्रोटीन्स वैसे जो हमारे शरीर में कैसे पहुंचते हैं, किसके द्वारा पहुंचते हैं, जो प्रत्येक अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाया जाता है वो किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है, तो इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। और जिसमें जिसे हम जो मतलब हृदय से या पूरे शरीर में पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसे हम वहन कहते हैं। वहन जो हमारा होता है, वहन को हम ऐसे तो हमने बता दिया कि हम प्रत्येक अंग ऊतक तक पहुंचाने के पोषक तत्वों को प्रत्येक अंग ऊतक को पहुंचाने की क्रिया को हम वहन कहते हैं। लेकिन हम इसे लिखित भाषा में देखते हैं, तो जब देखते हैं कि हम अगर हमें लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी में जल, खाद्य पदार्थों, खनिज तत्वों तथा ऑक्सीजन का शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन आवश्यक होता है तथा हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है। जंतुओं एवं पादपों के शरीर में देखते हैं कि जंतुओं एवं पादपों के शरीर में इन पदार्थों को परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने भी बताया कि जो हमारे प्रत्येक जीवधारियों में जैसे जल, खाद्य पदार्थ, खनिज तत्व, ऑक्सीजन का शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन आवश्यक होता है। मतलब विभिन्न भागों तक उसे पहुंचना अनिवार्य होता है। विभिन्न जैसे हमारे अंग हैं, ऊतक हैं और कोशिका हैं, इन सभी तक इन पदार्थों का पहुंचना अनिवार्य होता है। और जो हानिकारक या वेस्ट पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है। अगर नहीं निकालेंगे तो इससे हमारी डेथ भी हो सकती है, हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव भी इसका पड़ सकता है। तो ये जितनी भी प्रक्रिया हैं या प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग ऊतक कोशिका तक पहुंचाने की खाद्य पदार्थों को जो भी प्रक्रिया उसे हम वहन कहते हैं। तो जंतुओं एवं पादपों के शरीर में इन पदार्थों के परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। जैसा कि मतलब जो एक कोश की जीवधारी होते हैं, क्योंकि सब में एक समान नहीं होता है। तो देख रहे हैं कि एक कोश की जीवधारियों में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का जो परिवहन होता है या पदार्थों को जो एक एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने की क्रिया है उसे हम विसरण के माध्यम से पहुंचाते हैं। लेकिन वही अगर हम जंतुओं के बारे में देखते हैं, पादपों के बारे में देखते हैं, तो जंतुओं एवं पादपों में जो हमारा है, जंतुओं एवं पादपों में अलग अलग प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। वाहन जो होता है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रम है। अगर वाहन शरीर में नहीं होगा, एक अंग पोषक पदार्थ, खाद्य पदार्थ, जितने भी ऑक्सीजन है, अगर एक अंग से दूसरे अंग तक नहीं पहुंचेंगे तो कहीं न कहीं वो अंग मतलब बेकार हो जाएगा, या फिर वहाँ पर पोषक तत्व ना पहुँचने की वजह से वो डिज़र्ट भी हो सकता है, मतलब खराब भी हो सकता है और इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और अगर ऑक्सीजन हमारे शरीर में पूरी बॉडी में नहीं पहुँचता है तो इससे हमारी डेथ भी हो जा सकती है। तो अब आगे हम इसके बारे में देखते हैं। जो वहन होता है एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रम होता है। आगे जब हम देखते हैं मनुष्य में वहन के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर में दिया हुआ है कि हम मनुष्य में वहन पढ़ेंगे। तो मनुष्य में वहन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक रक्त परिवहन तंत्र के माध्यम से, दूसरा लिम्फ परिवहन तंत्र के माध्यम से। तो जो रक्त परिवहन तंत्र के बारे में हम पहले पढ़ते हैं कि इसके जो पार्ट्स होते हैं कि किसके माध्यम से ये जाता है। तो रक्त परिवहन तंत्र के जो भाग हैं, हमारा पहला है, एक है रक्त, दूसरा हृदय और तीसरा रक्त वाहिकाएँ। फिर आगे हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। तो लिम्फ में भी हमारे लिम्फ है और दूसरा लिम्फ वाहिकाएँ हैं। तो आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पूरी की पूरी प्रक्रिया इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम देखते हैं रक्त के बारे में कि जो हमारा रक्त है, रक्त आखिर है क्या। रक्त जो होता है, हमारे रक्त के 3 पार्ट, पहले हम इसे फ्लो चार्ट से देख लेते हैं कि रक्त के जो हमारे होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पहले होता है हमारा रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएँ, और दूसरा हमारा है श्वेत रक्त कणिकाएँ, और तीसरा प्लेटलेट्स। जो हमारी लाल रक्त कणिकाएँ हैं, ये सिमिलर अकेली होती है, लेकिन जो श्वेत रक्त कणिकाएँ ये 2 प्रकार की होती हैं। देखिए, पहली है कणिका में और दूसरी है कणिका विहीन। जो कणिका में रक्त कोशिकाएँ हैं और कणिका विहीन कोशिकाएँ हैं, ये श्वेत रक्त के पार्ट हैं। तो आगे हम जब देखते हैं इसके बारे में,
आगे हम देख लेते हैं इसके पार्ट में। देखिए जी, ब्लड का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें ब्लड के अंतर्गत कोई एक ही नहीं कि ब्लड के अंदर केवल रेड ब्लड लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाएंगी या वाइट ब्लड, इसमें सारी मिक्स होती हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि इसके अंदर ये हमारी रेड ब्लड सेल भी है जिसे हम लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, और इधर हमारी वाइट ब्लड सेल भी हैं जिसे हम श्वेत रक्त कोशिकाएं, और इसमें प्लाज्मा भी पाया जाता है। और जबकि ये जो होता है हमारा कि ये एक पाइप के अंदर बहता है, जिससे देखा जाए जो हमारी नसें होती हैं हमारे शरीर में उसके अंदर बहता है। तो हम इससे जो सर्कुलर है जो पाइप के अंदर बहने वाली उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जो ब्लड में हमारे ब्लड जो हमारे बॉडी में बहता है उसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जो कि एक पाइप नुमा संरचना है जो कि नसों के माध्यम से, जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, उसके माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में विचरित होता रहता है। तो आगे हम इसके एक एक पार्ट के बारे में देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे रक्त क्या है। तो रक्त एक अपारदर्शी तथा चिपचिपा तरल संयोजी ऊतक। जो रक्त हमारा होता है वो अपारदर्शी चिपचिपा तरल संयोजी ऊतक है। आपने कभी आप कटे होंगे तो आपके ब्लड निकला होगा तो आपने तो देखा होगा वो चिपचिपा होता है, लेकिन अगर उसी ब्लड के इस पार से उस पार हम देखें तो वो अपारदर्शी से दिखाई नहीं देता है, एकदम तरल होता है, लिक्विड जल की तरह। लेकिन जल देखा जाए तो बहुत पतला होता है, लेकिन जो हमारा ब्लड है वो थोड़ा गाढ़ा होता है। तरल संयोजी ऊतक है जो कि शरीर के सभी अंगों ऊतकों को जोड़े रखता है। और एक पूर्ण वयस्क मानव में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वयस्क, उसमें 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। आगे देखते हैं लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, अभी मैंने बताया कि जो रक्त कोशिकाएं उनके 3 पार्ट होते हैं। पहले लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरी श्वेत रक्त कोशिकाएं, तीसरी प्लेटलेट्स। तो हम पहले लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में देखते हैं कि इन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं हैं इन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनका जो आकार होता है वो उभयावतल होता है। देख सकते हैं आप यहाँ से कि बीच में दबा हुआ और किनारे साइड तरफ मोटा होता है, तो ये उभयावतल होती हैं। ये केंद्रक रहित होती हैं। ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि जो मनुष्य में आरबीसी होती हैं उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि ये केंद्रक रहित होती है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और जो इनका जीवन काल होता है तो इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रेड ब्लड सेल का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। आगे देखते हैं कि रक्त में प्रचुर मात्रा में आयरन युक्त प्रोटीन उपस्थित होता है। जो रक्त हमारा होता है उसमें प्रचुर मात्रा में आयरन युक्त प्रोटीन होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। जो हीमोग्लोबिन है, वयस्क नर एवं मादा में रक्त में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो नर में देखते हैं तो 12 से 18 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। तथा मादा जो मादा होती है हमारी उसमें होता है 12 से 14 ग्राम, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ब्लड कम होता है, इसलिए उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होती है। तो आगे हम देख लेते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। जब हम श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में देखते हैं तो श्वेत रक्त कणिकाओं को हम इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट्स कहते थे, इसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये रंगहीन होती है। नाम से ही पता चलता है कि ये श्वेत रक्त कणिकाएं, तो कहीं ना कहीं सफ़ेद होंगी, इनका कोई रंग नहीं होगा। तो ये रंगहीन होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं रोगों से लड़ने में सहायक होती हैं। जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इन्हें हम प्रतिरक्षी तंत्र भी कहते हैं। ये प्रतिरक्षी की तरह हमारे शरीर में कार्य करती हैं। जो इनकी संख्या होती है 5000 से 11000 तक हो सकती है। लगभग में 5000 से 11000 तक इनमें केंद्रक होता है। अभी देखा कि आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है, जबकि वो डब्ल्यूबीसी में उपस्थित होता है। इसे हम डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, जिससे वाइट ब्लड सेल इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसे हम देख सकते हैं ये जो वाइट ब्लड सेल हैं ये भी 2 प्रकार की पाई जाती हैं। तो मैंने बताया कि कणिकामय एंड कणिका विहीन। तो कणिकामय जो होती है हमारी, कणिकामय को हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। जो कणिका रहित होते हैं इसे अग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। 2 प्रकार की होती हैं। आगे देखते हैं रक्त प्लेटलेट्स क्या है। रक्त प्लेटलेट्स जो हमारा है इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। निर्माण इनका अस्थि मज्जा में होता है। ये रंगहीन केंद्रक रहित होते हैं। इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनकी जो संख्या होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। जिसका कार्य है रक्त प्लेटलेट्स का जो कार्य है रक्त का थक्का जमाना। इसका रक्त का थक्का जमाना, जो रक्त प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का थक्का जमाना। आगे हम देखते हैं
रक्त का कार्य, रक्त के कार्य के बारे में लिख रहे हैं कि रक्त का कार्य क्या है। तो रक्त का कार्य जो है यह कोशिका तथा ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। मतलब ये जो रक्त का कार्य है वो कोशिका से ऊतकों कोशिका या ऊतक या फिर कोई भी अंग है वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाना इसका कार्य होता है। दूसरा है शरीर का तापमान नियंत्रित रखना। ब्लड हमारे शरीर में पूरी तरह से बहता रहता है और ये हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसे नियंत्रित रखता है। कोशिका को आवश्यक पोषक तत्वों, एमिनो एसिड, फसीय अम्ल तथा ग्लूकोज आदि रक्त के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। ये सब रक्त में होते हुए जाते हैं और अंगों, ऊतकों एवं कोशिकाओं तक पहुँचते रहते हैं और उन्हें प्राप्त होते हैं। अम्लीय स्तर पीएच को भी नियमित रखता है। जो हमारा ब्लड है वो अम्लीय स्तर पीएच को भी नियंत्रित रखता है। तो आगे लास्ट में हमारा एक प्रश्न रहेगा, क्योंकि हमारा यहाँ से ब्लड चैप्टर जो हमारा समाप्त हुआ, क्योंकि क्लास 10th में जितना कुछ है मैंने उसके बारे में ब्लड के बारे में दिया, मैंने उसके बारे में आप लोगों को बता दिया। तो लास्ट में आप लोगों से हमारा एक क्वेश्चन भी रहेगा कि रक्त किसके द्वारा पूरे शरीर में पहुँचता है। मैंने बताया भी हो और फिर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन कि आप लोगों को कितना समझ में आया, इसलिए रक्त किसके द्वारा पूरे शरीर में पहुँचता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगर आप इसका आंसर कमेंट में बताते तो हमें पता चलता कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। तो आप लोग को फीडबैक देना ज़रूरी होता है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊँ वो आपके लिए आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मैं एक एक दिन का गैप करके वीडियोस बना रही हूँ, आपके पास अपलोड कर रही हूँ। आप लोग उसे एक एक दिन बाद देख लीजिए करिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।